आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं और बात करेंगे राइवलरी ऑफ ग्रेट पावर्स के बारे में। जो यूरोप के अंदर, अब ग्रेट पावर्स कौन, यूरोप के अंदर जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था और वो प्रॉपर तरीके से बहुत ही ज़्यादा रिच कैपिटलिस्ट कंट्री बन सकी, अपने आप को बनाने में सक्षम रही, उनको बोला जा रहा है यहाँ पर ग्रेट पावर। समझ गए? यानी कि ग्रेट पावर की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन सी पावर जो थी जिनको आप ग्रेट पावर बोल सकते हो? क्या सारी यूरोपियन पावर ग्रेट पावर थी क्या? ग्रेट का मतलब यहाँ पर कोई महान से रिलेशन नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ग्रेट पावर किसे बोला जाता है? क्या डेफिनेशन है ग्रेट पावर की वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, अपने आप को अमीर बनाया, ठीक है, और कैपिटलिस्ट टेंडेंसी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करी। तो यूरोप की अगर हम लोग बात करें, इन द 19th सेंचुरी जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने बड़ी सारी कंट्रीज को कॉलोनी बना दिया था अपनी, लाइक कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। 1880 तक बड़े सारी जो एशियन कंट्रीज थी इनको कॉलोनी बनाया जा चुका था। बची क्या थी? सिर्फ अफ्रीका। अफ्रीका को कॉलोनी बनाना शुरू करा जाता है, अफ्रीका के बड़े सारे देशों को कॉलोनाइजेशन की चपेट में घसीटा जाता है फ्रॉम 1881, और 1914 तक लगातार ये प्रक्रिया चलती जब तक पूरा अफ्रीका किसी न किसी यूरोपियन पावर की चंगुल में नहीं फंस जाता। 1870 के बाद हुआ क्या? इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और जर्मनी, इन सब ने उस रेस को ज्वाइन करा जो रेस थी कि कौन सबसे ज़्यादा कॉलोनी बनाता है अपनी। अब ज़्यादा कॉलोनी बनाने का मतलब क्या है? नाम क्या होगा? इंग्लैंड की रानी बोल रही है कॉलोनी, मतलब जो भी मतलब कब्जा करके आएंगे कॉलोनी बनाएंगे, प्राइवेट कंपनियां वगैरह जो भी हैं, जैसा भी कुछ करने गए, जिसको भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनको बोल रही है हराम खोरो, तुम्हें शर्म आती है? हमारे पास सिर्फ 12 ही कॉलोनी है। फ्रांस को देखो, उसने पिछले महीने 28 कॉलोनी बनाई। समझ गए मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, किस प्रकार से क्लैश चल रहा है यहाँ पर। और ज़्यादा कॉलोनी किस बात को सिंबलाइज करेगा? मोर कॉलोनी विल रिप्रेजेंट कि ज़्यादा रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं उस कंट्री को, उस यूरोपियन कंट्री को, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली यूरोपियन मार्केट के अंदर किसका बोलबाला बैठेगा? जिसके पास ज़्यादा कॉलोनी होगी। अफ्रीका में बड़ी सारी कंट्रीज को कॉलोनी बनाने का एक एडेड एडवांटेज क्या था? अफ्रीका किस प्रकार का देश है? बारिश होती है वहां पर, एरिड है, सेमी एरिड है, क्या है अफ्रीका? ज्यादातर वो ऐसा देश है जो पूरे का पूरा ट्रॉपिक्स में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से कट होता है, इक्वेटर वहां से कट होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां से कट होता है। ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, है ना। और सबसे प्यारा क्रॉप वहां पर क्या उगता है? सबसे प्यारा कॉफी एंड कोकोआ, मतलब बात वही, एक्सट्रैक्ट, कुल मिलाकर चॉकलेट, कॉफी, कोकोआ, ठीक है। इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन देशों के अंदर। क्यों? यूरोपियन कंट्रीज कैसी हैं? कैसा मौसम रहता है वहां पर यूरोप में? कैसा रहता है मौसम? पूछ रहा हूं, कैसा रहता है? कोल्ड रहता है ना, ठंडक रहती है ना। कॉफी अगर यूरोपियन मार्केट में पहुंचाई जाए, लोगों की डिमांड, मैं क्लेम कर रहा हूं कि बढ़ेगी कॉफी को लेकर। क्यों? आप बताओ मुझे। कोका और कॉफी को लेकर डिमांड बढ़ेगी बिकॉज दीज क्रॉप्स विल प्रोवाइड देम गर्मी, मतलब नॉट क्रॉप की सेंस में, कोई कच्चा नहीं खाने वाला इनको, लेकिन ड्रिंक्स बनाकर लोग पिएंगे, है कि नहीं। अब अफ्रीकन नेशंस क्या खुद से नहीं जानते थे क्यों इनकी चंगुल में फंस गए? लार्ज स्केल पर कॉफी प्लांटेशन करना, है ना। जैसे असम के अंदर टी प्लांटेशन इन्होंने ही स्टार्ट करवाई ना, ठकुराइन। जो टेरेस फार्मिंग का कंसेप्ट है ब्रिटिश लेकर आए ना यहाँ पर। तो ऐसी बड़ी सारी यूरोपियन पावर जो है
वो कॉफी प्लांटेशन लार्ज स्केल पे, इंडिया में भी थी कॉफी प्लांटेशन, सदर्न इंडिया में थी, इन्होंने बनाई थी, लेकिन लार्ज स्केल पर कॉफी प्लांटेशन ये लोग कहां पर करते हैं? अपनी अफ्रीका में। एशिया सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं होता, ये लोग साउथ ईस्ट एशिया में भी बड़ी सारी जो आइलैंड कंट्रीज हैं उन पे भी, उनको भी कॉलोनी बनाया था इन्होंने। बताओ क्यों बनाया था? स्पेशली ब्रिटेन ने इंडोनेशिया को और बाली और सुमात्रा आइलैंड्स को क्यों बनाया था? मसाले आते थे वहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट मसाला काला सोना। किसे बोला जाता है काला सोना? ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर, ठीक है। अब ग्रेट पावर्स के बीच में होगी भिड़प, क्लैश। डिस्पाइट द लीड इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लीड कैसे मिली इंग्लैंड को? बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, ब्रिटेन, हाँ वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। डिस्पाइट द लीड इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द कंट्रोल ऑफ अ वास्ट एम्पायर, इंग्लैंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? इंग्लैंड अभी तक क्या था व्यापार के मामले में? यूरोपियन कंट्री में क्या था? ये क्या टर्म दे रखी है, कहोगे ये मोनोपोली आगे चल रहा था ना, और उसको एडेड एडवांटेज क्यों मिला मोनोपोली बनने का? ये मैंने क्या लिखा था, फिनोमेना 2, रेनेसा और एनलाइटनमेंट की वजह से, राइट। आगे चलकर क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ इंग्लैंड को मिला क्या? शुरुआत तो इससे हुई थी, लेकिन खत्म भी इस पे ही हो गई क्या? और अपार्ट फ्रॉम यूरोप यूएसए को बहुत फायदा मिला था, है ना। तो इंग्लैंड का कंपटीशन स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, यूरोपियन मार्केट के लिए, अमेरिकन मार्केट के लिए, विद जर्मनी एंड यूएसए, जो कि उस टाइम पर सस्ते मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और उन्होंने यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। कैप्चर कैसे कर लिया था? अपने गुड्स से, उन्हीं के गुड्स का बोलबाला था। अब ऐसा यूरोपियन देशों के बीच में जो भिड़प होती थी, या यूरोपियन देशों की भिड़प, स्पेशली इंग्लैंड की भिड़प जैसे अमेरिका से हो रही है, तो इस राइवलरी के चलते दिस लेड टू फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन दीज ग्रेट पावर्स इन एशिया एंड अफ्रीका एंड यूरोप। अब एशिया और अफ्रीका तो भिड़ नहीं रहा यूरोप और अमेरिका से, लेकिन यहां पर फिर भी क्यों आ रहा है कि एशिया और अफ्रीका का नाम? बिकॉज ग्रेट पावर ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी अपनी बनाना चाहते हैं। कौन से देशों में? एशिया और अफ्रीका। और यूरोप का नाम क्यों आ रहा है? एशिया और अफ्रीका को कॉलोनी बनाकर वहां से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर कर अपने देश में लाकर इंडस्ट्रीज में जाकर उसकी प्रोसेसिंग कर कर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर फिर वो यूरोपियन मार्केट्स में उसको बेचेंगे, और अपना ब्रांड का, अपनी कंट्री का जो है वो दबदबा इस्टेब्लिश करेंगे। क्या ये प्रोसेस समझ में आया आपको? पहले बताओ कि फिर से कुछ बताऊं? आगे बढ़े। एशिया, द राइज ऑफ जापान। एशिया के अंदर जो जापान था इस समय में, वहां पर एक रिजीम थी, मीजी रिजीम। 1867 से लेकर 1912 तक ये रिजीम रही। जापान उस टाइम पर बिल्कुल, जापान के अंदर जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल मिलती जुलती थी वेस्टर्न नेशन से, कैपिटलिस्ट नेशन से, बहुत सारे एस्पेक्ट में, बहुत सारे एस्पेक्ट में। वो अलग बात है कि यहां पर जो अब मीजी रिजीम थी, तो आप जानते हो कि जापान के अंदर उस टाइम पर क्या होते थे? एम्परर्स। बस एम्परर वाली चीज मैच नहीं करती थी इनकी वेस्टर्न नेशन के साथ, क्योंकि वहां पर मोनार्क होते हैं इक्की दुक्की कंट्री के अंदर, लेकिन ज्यादातर पूरी एक वेल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट होती है। जापान के अंदर देयर वर रूलर्स हु वर फ्यूडेटरी। अब फ्यूडेटरी कौन? रूलर्स जो थे जापान के, ज्यादातर जो लैंड होता था वो रूलर्स के नाम पे ही होता था। लेकिन बस इस चीज को अगर हटा दिया जाए, जापान का आउटलुक पूरा का पूरा मिलता जुलता था वेस्टर्न नेशंस के साथ, इन टर्म्स ऑफ जिस प्रकार की एजुकेशन
जो थी वेस्टर्न नेशंस में वो यहाँ पर भी थी, और जो भी मशीनरी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो वेस्टर्न नेशंस के पास थी वो जापान के पास भी थी। उस जमाने में जापान ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया था मीजी रिजीम के अंतर्गत दैट इट हैड अ मॉडर्न आर्मी एंड मॉडर्न नेवी एंड जापान इमर्ज एज एन एडवांस इंडस्ट्रियल पावर। मैंने जैसा कि आपको बताया था श्रेया और मयूर, मैं आपको कल बता रहा था ठकुराइन के, एयरफोर्स की बात इस जमाने में नहीं होती है ना। एयरप्लेन एयरक्राफ्ट वगैरह अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, व्यापार वहाँ से नहीं हो रहा है, लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है। वो सिर्फ लड़ाई के लिए जेट्स जो हैं बस वो सुरक्षित रखे जाएंगे अलग से, रेगुलर यूज़ के लिए अभी एयरप्लेन्स वगैरह यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 1894 में जापान ने चाइना के ऊपर अटैक करा। चाइना इस युद्ध में हार गया और इस युद्ध को बोला गया 1894 से लेकर 95 तक चलने वाला, 1 साल तक चलने वाला सीनो जापानीज वॉर। इसने दुनिया को चौंका के रख दिया। क्यों? दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियों ने जापान को मना करा था कि तुम्हें ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना है। रशिया ने मना करा जापान को, जर्मनी ने मना करा, फ्रांस ने मना करा। तीनों के तीनों यूरोपियन पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, बोलबाला अच्छा खासा है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जापान ने इस युद्ध के चलते लियाओटुंग पेनिनसुला और पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया। ये जो जगह ना, इतनी जगह यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया था। अगर आप जैसे मैप देखना चाहो तो ये वाला देख लो, ऐसा मैप। तो ये जो कोरिया के पास का जो हिस्सा है ना, ये वाला, इस पे इसने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा जापान और कोरिया के मिलता जुलता एरिया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये चाइनीज़ एम्पायर, ये जापानीज़ एम्पायर, यहाँ पर वो पोर्ट और पेनिनसुला, इसने यहाँ पर कब्जा कर लिया। ये एक जगह देख रहे हो, मंचूरिया, ठीक है। मंचूरियन वॉर के चलते इसने इसको हराया था जापान को, तो सॉरी, जापान ने चाइना को हराया था। मैं ज़रा इस वॉर के बारे में आपको रिकॉल करवाऊँ। श्रेया, मयूर, ठकुराइन, हरनीत, आप सब ने इसको 12th क्लास में अपनी पढ़ रखा है। याद है एक चैप्टर आया था श्रेया हमारे 12वीं क्लास में, द एनिमी, जनरल टाकिमा, डॉक्टर सडाओ होकी, हाना, है ना। तो याद है उसके अंदर जो जनरल टाकिमा की तारीफ जो चलती थी, वो क्यों चलती थी कि उसने जापान, मतलब वो जापान का कमांडर था, कमांडर इन चीफ आर्मी का, और उसने चाइना को हराया था मंचूरियन वॉर में, था ना। और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा वो मतलब एक्चुअली चैप्टर था कि वो जापानीज होते हुए मेडिसिन पढ़ने जाते हैं अमेरिका, वहीं पर वो ट्यूशन में उसको मिलती है और उसको पता लगता है जापानीज है, वापस आके प्यार हो जाता है ना। और फिर जो एनिमी उनके घर पे आता है टॉम, वो टॉम भी एक यूएसए सोल्जर होता है ना, जिसको लास्ट में वो बोट में, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, बोट में रवाना करके उसको वो भेज देते हैं, द एनिमी, है ना। तो ये वही है सीनो जापानीज वॉर, ये वही वाला है जिसमें जनरल टाकिमा की तारीफ करी जाती है उस चैप्टर के अंदर। बाय दिस एक्शन जापान प्रूव दैट इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ ईस्ट एशिया। कैसे? बड़ी 3 पावर्स की बात जो थी वो धुतकार दी इस वजह से। यही, हाँ, मतलब मंचूरियन वॉर इसी का एक पार्ट था एक्चुअली। सीनो जापानीज जो वॉर चला ना, इस मंचूरिया के ऊपर जो कब्जा करा गया, तो उसको मंचूरियन वॉर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन पावर्स लेकिन फिर भी जापान पे प्रेशर बना रही थी। जापान हाउएवर इन व्यू ऑफ द प्रेशर माउंटेड बाय यूरोपियन पावर्स
इसने पोर्ट आर्थर के ऊपर जो कब्जा कर रखा था उसके ऊपर जो क्लेम था अपना छोड़ दिया। अब बात आ रही है अभी देखो भाई, इसलिए मैंने पहले ही जनरल टाकिम और क्लास 12 के बारे में, एनिमी के बारे में बताया। रशिया ने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया एंड रशिया सेंड अ लार्ज आर्मी टू मंचूरिया। एंड मंचूरिया किसका पार्ट था? मंचूरिया कहाँ है? मंचूरिया रशिया में है। लगा थप्पड़ अपने। ये मंचूरिया कहाँ दिख रहा है? रशियन एम्पायर का पार्ट दिख, यहाँ पर है ये। रशियन एम्पायर का पार्ट नहीं है, यहाँ पर है। तो ये है जापान। डायरेक्शन क्लियर रखना एक बारी अपनी। ये इस तरफ जाकर अटैक कर रहा है, इस तरफ जाकर, ठीक है। इसने अभी एक पोर्ट आर्थर के ऊपर कब्जा कर रखा था, अब भी उसका क्लेम इसके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। जैपनीज इन्वेजन ऑफ मंचूरिया, ठीक है। ये टाइम टू टाइम हो चुकी है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में भी इसको पढ़ेंगे। और जापानीज फोर्सेस से, या फिर आप कह लो ओवरऑल जैसे जर्मन फोर्सेस जो थी, इससे काफ़ी इंस्पायर्ड रहते थे हमारे एक नेशनल लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसा बोला जाता ना, अभी राजकुमार राव की एक सीरीज आई थी अभी कुछ साल पहले, उसका नाम बोस था, नेटफ्लिक्स पे आई थी, पता नहीं कहाँ आई थी। उसमें एक सीन दिखाया जाता है दैट ही हैज़ अ मीटिंग विद हिटलर। ही मेट हिटलर इन हिज करियर, इन हिज लाइफ, ठीक है। तो रशिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड सेंड अ लार्ज आर्मी टू मंचूरिया। जापान एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद यूके इन 1902। जापान ने बोला हमने पोर्ट आर्थर के ऊपर क्लेम छोड़ दिया है, हम ही नहीं पकड़े रहते उसे, रशिया क्यों आ रहा है इसके ऊपर क्लेम करने। जापान ने एक समझौता करा, सीक्रेट समझौता यूके के साथ। अब यूके को इससे क्या फायदा था? देखो ये ग्रेट पावर्स जापान को डांट रही थी उस टाइम पर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना ग्रेट पावर साथ में एक अलायंस बनाकर खड़ी हुई है। रशिया, जर्मनी, फ्रांस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तीनों को एक दूसरे से नफरत है। इनफैक्ट सारे के सारे कैपिटलिस्ट पावर को, यूरोपियन पावर्स को एक दूसरे से नफरत है। डू यू एग्री? है ना कुणाल, ऐसा कि नहीं? बताओ हरनीत। तो इन्होंने क्या करा, जापान ने एक पैक्ट साइन करा इंग्लैंड के साथ, एंड दे डिमांडेड रशियाज विड्रॉल फ्रॉम मंचूरिया, कि रशिया की जितनी भी ट्रूप्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो मंचूरिया से विड्रॉ कर जाए। ऐसी धमकी इन्होंने दी, रिक्वेस्ट करी, मतलब एक तरीके से मीठी धमकी कह लो। रशिया ने कहा अबे जाना, तेरी बात मानूंगा मैं, जापान से बोलता रहे। रशिया ने लेकिन जापान को अंडर एस्टिमेट करा। 2 साल के बाद, 1904 की बात है, देख रहे हो, सिर्फ 10 साल बाकी रह गए हैं पहला विश्व शुरू होने में। आगे चलकर ये घटनाक्रम कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, देख रहे हो। कौन कौन सी कंट्री, कैसी कैसी कंट्री के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है, जिसकी कोई पहुंच नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, वो कौन कौन सी कंट्री को हरा रही है, किस किस की धमकियों को नहीं मान रही है, कोई डर नहीं रही है। जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये नाम होता है जापान का। जापान को यही बोला जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। 1904 में द वॉर बिगेन बिटवीन द 2 कंट्रीज, और इसको बोला गया रूसो जापानीज वॉर। और ताजुब की बात देखो यार, जापान ने रशिया को हरा दिया और पोर्ट आर्थर रशिया ने छीन लिया। समझ रहे हो जापान का बोलबाला कहां बढ़ना था विश्व में। इसके बाद जापान एंटर्ड द सर्कल ऑफ ग्रेट पावर्स। आपने गोलमाल देखी है पार्ट 1? हैं? पहला वाला पार्ट देखा गोलमाल का? उसके अंदर उनका जो नौकर होता है, जो सांप होता है, अंडर एस्टिमेट करते हैं ना उसको, मजाक उड़ा कर, है ना। चारों पिट जाते जब वो उनको धूल के पटकता है, जब वो तो कहते जाओ जाओ जाओ, तुम्हें माफ करा।
ऐसे ही था जापान की हालत कुछ, लेकिन नाउ जापान एंटर्ड द सर्कल ऑफ ग्रेट पावर्स, इसकी भी इज्जत बढ़ गई। इससे जैसे अभी एक चीज समझ में आ गई कि जापान का एक रिलायबल पार्टनर कौन बन रहा है अभी के लिए, इंग्लैंड। ठीक है, एक एक मतलब एक झलक के लिए बना, लेकिन बन गया। अब आगे से अलग हो जाए हमें नहीं पता, ये तो भाई चैप्टर आगे बताएगा। ठीक है, बहुत सारा कंट्रोल अपने ऊपर रखना पड़ता है स्प्रीत। मैं पहली रात खोल दूं चैप्टर का मजा खत्म। ये तो वही वाली बात हो गई, अब नॉवल पढ़ रहे हो, मैंने बोला स्प्रीत देखो लास्ट में इसमें ऐसा होता है, आप पढ़ोगे उस नॉवल को क्या। तो स्ट्रॉन्ग आर्म डिप्लोमेसी ऑफ जापान, कुछ और तारीफ करते हैं जापान की। 1905 के बाद जापान टू कंट्रोल ओवर कोरियन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। कोरिया इसके बगल में था। बड़ा मैप कहाँ गया यार इसका कोई, कोरिया बगल में। ठीक है, ये उस टाइम पर कोरिया एक ही था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया था? एक ही था। ठीक है, इस टाइम पर कोरिया कोरिया ही था सिर्फ। तो 1905 के बाद जापान ने कोरिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कमान संभाली। अब क्या हुआ, जापान ना कोरिया के अंदर घुसता है, कोरिया के ऊपर ये हुकूमत जमाने एक एक्सक्यूज देकर। जापान का एक दिग्गज एम्परर था, एम्परर नहीं बोलोगे आप उसको, एक टॉप लेवल का डिप्लोमेट था, जो कि जापान की प्रॉस्पेरिटी और उसके चार चांद लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। उसका हो जाता है मर्डर, और जापान आरोप ये लगाता है कि कोरिया के लोगों ने करा, उन्होंने षड्यंत्र रचाया, एक आम आदमी को भेजा, ये एक सीनियर आदमी को भेजा, स्पाई को भेजा, उसकी वजह से वो कुछ भी करा उसने। लेकिन जापान ये एक्सक्यूज दे देकर किसी की बात नहीं सुनता है। एंड जो इस जापानीज डिप्लोमेट का जो असैसिनेशन हुआ था, इट प्रोवाइडेड द एक्सक्यूज इन 1910 कि जापान ने कोरिया को एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर पूरी तरीके से। अब क्या हुआ, चाइना के अंदर उस टाइम पर राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल होकर चल रही थी। देखो कहां कोरिया है, कहां चाइना है, मतलब बगल में ही, मतलब एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि ये कोरिया, ये चाइना। कोरिया के अंदर घुस ही चुका है, यहां से होते होते, मतलब यही तो है ना चाइना, इसका बॉर्डर जो लग रहा है मंचूरिया, बस यहां घुस गया, ये चाइना है, मतलब ये पूरा चाइना है। चाइना में उस टाइम पर उथल पुथल चल रही थी, पॉलिटिकल व्यवस्था चरमराई हुई थी चाइना की। और इसी के चलते चाइना के अंदर जो डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, मंचू डायनेस्टी, 1912 में ये डायनेस्टी गिर गई। तो जापान को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार कोरिया के बियॉन्ड होते हुए वो अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो पावर है, जो कंट्रोल है, उसको फर्दर एक्सपेंड कर सकता है। यानी कि कोरिया के बियॉन्ड वो किस पे कब्जा कर सकता है, नजरें कहाँ रही है, चाइना पे। जापान क्या 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 लिखा है, कंफ्यूजन चाइना, मतलब वहां पर राजनीतिक उथल पुथल जो चल रही थी कि मतलब कोई डायनेस्टी आना चाह रही होगी, कुछ आना चाह रही होगी, उसके चलते मंचू डायनेस्टी जो ऑलरेडी रूल कर रही थी वो गिर गई। मतलब मंचू डायनेस्टी जो थी वो अपने आप को संभाल नहीं सके, ऑपोजिशन कोई होगी तगड़ी, उसके चलते नो पावर कंट्री बन गई चाइना कुछ टाइम के लिए, वैक्यूम आ गया वहां पर, पॉलिटिकल टसल बहुत थी। अब जापान ने ये डिमांड करा, जर्मनी एक पावर थी ना, आपको पता है ये सारे नेशन जो यूरोपियन नेशन थे, ये ग्रेट पावर जो थे, ये लड़ रहे थे और अपनी अपनी कॉलोनी बना लेते थे, किसी किसी चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेते थे। जापान ने बोला, धमकी दी जर्मनी को, मैं पहले आपको जगह दिखा दूं,
ये जापान है, ये कोरिया, और ये जो जगह है ये शांतुंग है। प्रॉपर ये शंघाई लिखा हुआ है ना, इस हिस्से को मान लो आप। इधर इधर ही है, ठीक है। ये जापान, ये आपका कोरिया, इधर पोर्ट आर्थर, ऊपर मंचूरिया, और इस जगह यहाँ शंघाई जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शांतुंग आप मान लो इसको, ठीक है। शांतुंग के ऊपर जो टेरिटरी थी चाइना की, उसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर रखा था। जापान ने बोला जर्मनी को शांतुंग हमें दे दो, और ये भी बोला कि हमने जो मंचूरिया के ऊपर कब्जा जो कर लिया है, इसको तुम रिकॉग्नाइज भी करो। अब ऐसा जापान का धमकाना जर्मनी को, ये एक स्ट्रॉन्ग आर्म डिप्लोमेसी को नहीं दर्शाता है जापान की? बताना जरा, कि जापान बड़ी से बड़ी पावर से भी बिना नजरें झुकाए बिल्कुल फुल अकड़ के साथ बात कर सकता है ऐसा कि नहीं है? अब इसकी वजह से हुआ क्या, चाइना आग बबूला हो रहा था। चाइना जो था वो आग बबूला हो गया, और यूरोपियन पावर्स भी कुछ कुछ। क्यों यार, देखो इसने पहले किसको ह्यूमिलेट करा? रशिया को करा ना। अब किसको ह्यूमिलेट करा? जर्मनी को। किसको ह्यूमिलेट नहीं करा? इंग्लैंड को। क्यों? इंग्लैंड ने इसका कहां पर साथ दिया था? 1902 में अलायंस बना ली थी, साइन करी थी, मतलब एक पैक्ट साइन करा था इन्होंने, है ना। और रशिया का जो विड्रॉल था वो मांगा था मंचूरिया से। अब इन्होंने बोला कि जापान ने हमारा मंचूरिया के ऊपर कब्जा है, इसको रिकॉग्नाइज करो, जापान से बोला, और शांतुंग के ऊपर जो तुमने कब्जा कर रखा है वो मैं वापस दो। तो इस डिस्कशन में 200 फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।